अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कल्स में चक्कर लगाती है। आज भी बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ज़मीन और दूसरे प्लैनेट सूरज के गिर्द सर्कल्स में चक्कर लगाते हैं या वो एलिप्स बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ज़मीन सर्कुलर पाथ तो लेती है लेकिन वो सर्कल में सूरज के गिर्द ऑर्बिट नहीं करती, बल्कि वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूमती है। और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट कहाँ से बनते हैं, इसे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हम इसमें मुख्तलिफ पहलू डिस्कस करेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहाँ से आते हैं, और इस पर अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इसलिए हमारी मालूमात आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ और भी बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोलर सिस्टम का जो एक निज़ाम दिया, एक शक्ल दी, एक मॉडल दिया, वो पोटैलमी यानी यूनानियों ने दिया। और उन्होंने हमें ये बताया कि ज़मीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, बाकी प्लैनेट्स ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, और ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पर है। लेकिन उसके बाद इस नुक्ता नज़र को चैलेंज किया और बहुत से ऐसे साइंसदान आए जिन्होंने सर्कुलर मोशन को डिटेल में देखा, और उन्होंने सर्कल्स विद इन सर्कल्स के मोशन को भी देखा, जिसमें एक नासिर इब्ने तूसी थे, और उन्होंने हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी डेफिनेशन दी। लेकिन कपरनिकस, जो कि 15वीं सदी में आए, उन्होंने सबसे पहले हमें यह बताया कि सूरज सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद है और उसके गिर्द तमाम प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूवमेंट आपको सर्कुलर नजर आ रही है, ऑर्बिट सर्कुलर नजर आ रहे हैं। तो कपरनिकस का ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, लेकिन अभी भी लोगों ने इसको पूरे तरीके से, उस वक्त के लोगों ने एब्जॉर्ब नहीं किया था, उन्होंने इसे तस्लीम नहीं किया था। और इसी तरीके से एक और साइंसदान जिनका नाम टाइको ब्राहे था, उन्होंने 30 साल तक मुख्तलिफ प्लैनेट्स का डाटा इकट्ठा किया, स्पेशली मरीख का। उन्होंने मरीख को देखा, उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री का 30 साल का डाटा इकट्ठा किया। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती डाटा था, और उसकी बेसिस पर उन्होंने एक अपना मॉडल दिया जिसमें आप सूरज को तो बीच में देख सकते हैं, और बाकी सारे सितारे सूरज के गिर्द काम कर रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। तो उन्होंने पिछले दोनों पोटैलमी और कपरनिकस के जो मॉडल्स थे उनको इकट्ठा कर दिया, और उन्होंने ज़मीन को बीच में रखा, सूरज उसके गिर्द घूमता है और बाकी सारे प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। उसके साथ साथ वो ये भी समझते थे कि ऑर्बिट सर्कुलर है, क्योंकि वो ये समझते थे कि मार्स पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो आइडियल शेप जो है वो सर्कल है, इसलिए तमाम ऑर्बिट सर्कुलर हैं। लेकिन उनका ये ख्याल ठीक नहीं था। उनसे मुलाकात करने के लिए एक और साइंसदान आए जिनका नाम है जोहानस केपलर, और उन्होंने उनसे उनका डेटा लेने की कोशिश की, जो उन्होंने 30 सालों में इकट्ठा किया था मरीख के ऑर्बिट के बारे में। टाइको ब्राहे ने उनको अपना डेटा नहीं दिया, लेकिन उनके मरने के बाद जोहानस केपलर ने उनका डेटा चोरी कर लिया। ऐसी बातें हिस्टोरियंस अपनी किताबों में लिखते हैं। तो जब उनके पास वो डेटा आ गया, तो उस डेटा से उन्होंने ज़मीन और मरीख के जो ऑर्बिट्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया कि वो किस तरीके से ऑर्बिट करते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि जिस जगह से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, यानी ज़मीन वो भी मूव कर रही है, और जिस चीज़ का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं मरीख का, वो भी मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम था कि एक घूमते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डेटा इकट्ठा करना एक दूसरे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और फिर हमने ये भी उससे अखज़ करना है कि मूवमेंट कितनी तेज़ है और सर्कुलर पाथ है या एलिप्टिकल पाथ है। तो सबसे पहले जोहानस केपलर ने हमें बताया कि हमारी ज़मीन और उसके गिर्द दूसरे जो प्लैनेट है जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, बल्कि वो सर्कुलर से थोड़ा सा हट के हैं, जिसे हम एक और शक्ल से बयान करेंगे। अब ये शक्ल हमारे पास कैसे आएगी, तो हम कोनिक सेक्शन की तरफ जाएंगे, जहां पर मैं आपको एक कोन दिखा रहा हूं। तो ये डबल साइडेड कोन है, और इसको हम मुख्तलिफ एंगल्स पर एक प्लेन से काटेंगे। तो जैसे ही हम मुख्तलिफ एंगल्स पर इसको प्लेन से काटेंगे, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप आएगी। अब देखिए यहाँ पर पैराबोला शेप आ रही है। यहाँ पर अगर हॉरिजेंटली इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास सर्कल आएगा। फिर हमारे पास एलिप्स भी आ सकता है, अगर वर्टिकली करेंगे तो हाइपरबोला आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ कोनिक शेप्स थी, और उन्होंने इन शेप्स की मदद ली ऑर्बिट्स को डिफाइन करने के लिए। तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे ऑर्बिट्स
सोलर सिस्टम के ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं। एलिप्टिकल कौन सी शेप है? आप एक सर्कल को देख सकते हैं। इस सर्कल का एक पैरामीटर है जिसे एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। तो अगर एसेंट्रिसिटी 0 है तो ये एक सर्कल है, लेकिन अगर एसेंट्रिसिटी 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.8 है, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि हमने सर्कल को दोनों सिरों से पकड़ा है और उसको खींच दिया है गुब्बारे की तरह। तो अब जो शक्ल हमारे पास आई है वो एक एलिप्स की शक्ल है, जो कि मैं आपको यहाँ पर पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। इसकी एसेंट्रिसिटी 0.8 है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एलिप्स दिखा रहा हूँ। इसका जो वर्टिकल एक्सिस है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं, जिसे बी से डिनोट किया है, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उसे ए से डिनोट किया है, इसे मेजर एक्सिस कहते हैं। और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो अगर आप सर्कल की बात करें तो बी और ए बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 - 1 0 होगा और सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होगी। लेकिन अगर ए बड़ा है बी से तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, जो कि हमें एलिप्स की तरफ लेके जाएगी। तो इस तरीके से एलिप्स एक नई शक्ल हमारे पास आ रही है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे एसेंट्रिसिटी बढ़ती है 0.2, तो आप देखें कि सर्कल अब आहिस्ता आहिस्ता एलिप्स में बदल रहा है। ऐसे लग रहा है कि दोनों किनारों से हम इसको खींच रहे हैं। 0.8, तो आप देखें कि गुब्बारे को हमने जब दोनों किनारों से खींचा तो वो किस तरीके से ओवल शेप में बनता जा रहा है। 0.95 पे आप देखें कि किस तरीके से ओवल शेप हमारे पास आ रही है। और इसलिए एसेंट्रिसिटी को डिफाइन करके हम कोनिक सेक्शन की शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एलिप्स के बारे में बताता चाहूँ कि एलिप्स एक ऐसी शेप है जिसके 2 फोकस होते हैं। आप यहाँ पर ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, ये दोनों इसके फोकस हैं। अगर हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करें तो इनकी जो लेंथ है, इस लाइन की लेंथ प्लस इस लाइन की लेंथ, वो सपोज एक कांस्टेंट है सी। तो मैं अगर इसी तरीके से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं इन दोनों लाइन से, तो वहां पर भी जो इनकी लेंथ्स की एडिशन होगी वो कांस्टेंट आएगी, वो वही नंबर आएगा। यहां पर भी वही नंबर आएगा, यहां पर भी वही नंबर आएगा। और इस तरीके से मेरे पास जो पॉइंट्स आते जाएंगे, अगर उनको मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक एलिप्स बन जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं हम एलिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो टोटल जो दोनों लाइन सेगमेंट की एडिशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखें कि रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, कभी एक लाइन छोटी होती है, कभी दूसरी लाइन छोटी होती है, लेकिन जो टोटल लेंथ है 10 वो हमेशा सेम रहती है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर ये वैल्यूज ले लें। और यही बेसिक डेफिनेशन है एलिप्स की। एलिप्स को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जाहिर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एलिप्स की इक्वेशन है x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। जबकि a और b की वैल्यूज मैंने आपको दे दी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेकर एक एंड तक a की वैल्यू है, जो कि मेजर एक्सिस का हाफ बनता है, और इसी तरीके से माइनर एक्सिस का हाफ b की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसी इक्वेशन के एक और जाविये से देखते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ 10 है और जो माइनर एक्सिस है उसका हाफ 5 है। तो आप अगर एक एलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे, इस एलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे, तो वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। एलिप्स के अलावा भी हमारे पास दूसरी शेप्स हैं जो मैं बता चुका हूं। तो मैं आपको ये तो बता चुका हूं कि 0 से 0.9 तक जब हम एसेंट्रिसिटी को वेरी करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एलिप्स बनते जाएंगे। 0 पर हमारे पास सर्कल होगा, लेकिन उसके बाद अगर एसेंट्रिसिटी 1 होगी तो हमारे पास जो शक्ल आएगी वो होगी पैराबोला। और एसेंट्रिसिटी अगर 1 से ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास जो शक्ल आएगी, जो शेप बनेगी कोनिक सेक्शन की, वो होगी हाइपरबोला। तो तमाम शेप्स को उनकी एसेंट्रिसिटी से हम जाहिर कर सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि हमने डेटा इकट्ठा किया ऑर्बिट्स का, उनकी एसेंट्रिसिटी का, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा सर्कुलर ऑर्बिट कौन सा है? आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स सबके ऑर्बिट्स की एसेंट्रिसिटी देख रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि सबसे ज्यादा सर्कुलर ऑर्बिट किसका होगा? वीनस का होगा, क्योंकि वीनस की एसेंट्रिसिटी, उसके ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी 0 के बिल्कुल करीब है, 0.007, सबसे छोटी है, इसलिए सबसे ज्यादा सर्कुलर होगा। और सबसे ज्यादा एलिप्टिकल ओवल शेप ऑर्बिट किस प्लेनेट का होगा? प्लूटो का होगा, क्योंकि प्लूटो की एसेंट्रिसिटी सबसे ज्यादा है 0.249। तो मैं आपको यहां पर प्लूटो के ऑर्बिट की शक्ल भी दिखाता हूं। देखें कि किस तरीके से हमारे पास एक बड़ी एलिप्स है, ओवल शेप बनी हुई है। क्योंकि इसकी एसेंट्रिसिटी बाकियों से ज्यादा है, इसलिए आपको यहां पर ज्यादा ओवल शेप नजर आएगी बनिस्बत नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न के ऑर्बिट्स के मुकाबले में। और वीनस आपको सबसे ज्यादा सर्कुलर ऑर्बिट बनाता हुआ नजर आएगा।
अब हम केपलर्स के लॉ की तरफ चलते हैं। उन्होंने वैसे तो 3 लॉज दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 लॉज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ये था कि सन को अगर हम एक एलिप्स के सेंटर पर तस्वर करें तो तमाम प्लैनेट्स उसके गिर्द एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और सन एक फोकस पर मौजूद होता है। तो केपलर ने हमें ये बता दिया कि ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं होते बल्कि वो एलिप्टिकल होते हैं। और उसके साथ साथ जो उनका दूसरा लॉ था वो ये कहता है कि अगर हम इक्वल टाइम में ये देखें कि प्लैनेट ने कितना एरिया स्वैप किया, अब सूरज है उसके गिर्द एक प्लैनेट मूव कर रहा है, तो अगर टाइम टी में ये यहाँ से यहाँ आता तो इसने इतना एरिया स्वैप किया है। और उसके बाद जब ये इससे दूर जाएगा तो टाइम टी में आप देखें यहाँ पर तो इसने इतना एरिया स्वैप किया है, फिर इस टाइम टी में इसने इतना, और टाइम टी बराबर है जगह पर इसने इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप किया है। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि इसकी एंगुलर स्पीड वेरी करती है। जब ये सूरज के गिर्द आता है तो ये तेजी से मूव करता है, और जब ये दूर जाता है तो ऐसा स्लो हो जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जब भी ये सूरज के गिर्द आएगा तो तेजी से मूव करेगा, और जब दूर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। ये एक बड़ी नई चीज थी, क्योंकि लोग हमेशा ये समझते थे कि प्लैनेट एक ही रफ्तार से सूरज के गिर्द मूव करते हैं। तो इसे मैं सेकंड लॉ ऑफ जोहानिस केपलर कहूंगा, और थर्ड लॉ को हम इस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर आए न्यूटन, और न्यूटन ने आके हमें एक कॉमेट को स्टडी करके बताया कि उसके एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऑर्बिट्स पैराबोलिक भी हो सकते हैं कॉमेट्स के, और कुछ हाइपरबोलिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉमेट जब सूरज के गिर्द घूमेगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, बल्कि वो अपना पाथ चेंज जरूर करेगा, लेकिन वो सूरज के पास वापस नहीं आएगा, वो सूरज के मदार से बाहर चला जाएगा। न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए, जिनमें सबसे अहम लॉ इस वक्त हमारे लिए तीसरा लॉ है, जो कि हमें ये बताता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। फोर्स जो दोनों की होती है वो बराबर होती है। तो अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड में सर्कुलर मोशन हो रहा है, सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है, तो वहां पर हमारे पास जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होंगी। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी mv²/r। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो न्यूटन ने हमें दी, वो F = G m1m2/r² है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि तो किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एनर्जी पर। और ग्रेविटेशनल एनर्जी कब ज़्यादा होती है? जब दोनों बॉडीज मैसिव होती हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर बॉडी का मास भी बड़ा है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी है। तो आपने टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम याद रखना है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक छोटी सी ज़मीन है, वो बड़ी तेज़ी से आती है और सूरज के गिर्द घूमती है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका मास छोटा है, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो घूमेगी और निकल जाएगी। सूरज उसको अपने मैदान में ट्रैप नहीं कर सकेगा, लेकिन सूरज उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका मास बहुत कम है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर यही ज़मीन बहुत बड़ी हो जाती है और वो सूरज के गिर्द आती है और उसकी स्पीड कम है, एंगुलर स्पीड कम है, लेकिन उसका मास भी बहुत बड़ा है, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सूरज उसको अपने गिर्द ऑर्बिट करने पर मजबूर कर देगा, उसको ट्रैप कर लेगा। ये दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्बिट्स की शेप डिफरेंट क्यों होती है, और उसकी वजह यह है कि ऑर्बिट की शेप ऑर्बिट के सिस्टम की एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो अगर सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, उसी तरीके से आपके ऑर्बिट की शेप बदल जाएगी। पहला जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एक एलिप्स का, और एलिप्स मूवमेंट उस वक्त हमारे सामने आती है, एलिप्टिकल मूवमेंट उस वक्त हमारे सामने आती है जब हमारे सिस्टम की यानी सूरज और उसके गिर्द जो प्लेनेट घूम रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कब कम होगी? ये उस वक्त होगी जब उसका मास कम होगा, छोटा होगा, और उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम होगी। उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। हमारे पास यहाँ पर पहला केस आता है, जबकि दूसरा केस पैराबोला या हाइपरबोला ऑर्बिट्स उस वक्त होते हैं जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बराबर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब ये है कि जो भी प्लेनेट
आ रहा है सूरज के गिर्द उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका मास कम है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो तेज़ी से आएगा और सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से दो किस्म के मुख्तलिफ ऑर्बिट्स बनते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी उसी तरीके से ऑर्बिट की शेप होगी। तो जो लार्जर सेमी मेजर्स होते हैं, यानी ये वाला सेमी मेजर है, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट बड़ा है और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, वो हाई एनर्जी ऑर्बिट है। और अगर सेमी मेजर्स छोटे हैं तो वो लो एनर्जी ऑर्बिट है, लो एनर्जी सिस्टम है। इसी तरीके से शेप जो होती है ऑर्बिट की वो एंगुलर मोमेंटम पर भी डिपेंड कर रही होती है। सेमी मेजर एक्सिस जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा प्लैनेट को सूरज के गिर्द घूमने में। माइनर एक्सिस का, सेमी माइनर एक्सिस का कोई किरदार नहीं है। तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो हमारे ऑर्बिट की शक्ल के बारे में भी बताता है और वो ये भी बताता है कि प्लैनेट कितनी देर में सन को ऑर्बिट करेगा। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि अगर एक गिवन एनर्जी है, एक सिस्टम की गिवन एनर्जी है, तो जो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में आएगा। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट है उनमें मैक्सिमम मोमेंटम आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम वीनस की बात करते हैं या हम और प्लैनेट्स की बात करते हैं जिनके निस्बतन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, तो वहाँ पर आपको एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। और अगर उनके ऑर्बिट्स को हम खींच कर एलिप्टिकल कर देंगे तो वहाँ पर आपको एंगुलर मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर जुपिटर और एक कॉमेट की शक्ल दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जुपिटर का ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो हमें उनकी इनिशियल स्पीड देखनी होती है ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो सके कि वो किस तरीके से ज़मीन को ऑर्बिट करेंगी। हमारे पास यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। एक वी सर्कुलर होती है, सर्कुलर मूवमेंट के लिए जो वेलोसिटी दरकार होती है। वी एस्केप होती है, यानी अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ज़मीन के मदार से सैटेलाइट एस्केप कर जाएगी। और वी एक्चुअल वेलोसिटी है उस सैटेलाइट की। तो आप देख सकते हैं कि अगर v स्मॉलर देन वी सी है तो हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। अगर v बराबर है वी सी के तो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट होगा। अगर v बड़ी है वी सी से, वी सर्कुलर से, तो हमारे पास एलिप्स आएगी। और वो छोटी है एस्केप वेलोसिटी से तो हमारे पास एलिप्स आएगी। अगर वो बराबर है एस्केप वेलोसिटी के तो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो एक पैराबोलिक पाथ लेगी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आएगी। और अगर वो बड़ी है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वी एस्केप से, तो वो एक हाइपरबोलिक पाथ लेगी और हमेशा के लिए ज़मीन को छोड़कर चली जाएगी। तो सैटेलाइट्स में भी हमें बिल्कुल ऐसे ही ऑर्बिट्स के बारे में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसा होगा। ऑर्बिट्स को जानने के लिए अभी बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है कि ऑर्बिट्स एलिप्टिकल क्यों होते हैं, सर्कुलर क्यों नहीं होते हैं। और जितने भी सोलर सिस्टम हमने देखे हैं ज़्यादातर उन सब के ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं। हमारा निज़ाम शमसी, हमारा सोलर सिस्टम उन सोलर सिस्टम में जिनके ऑर्बिट्स निस्बतन सर्कुलर हैं, स्टिल एलिप्टिकल हैं लेकिन निस्बतन सर्कुलर हैं, जबकि बाकी जितने हम देख रहे हैं प्लैनेट्स और उनके सोलर सिस्टम उनमें ज़्यादातर के ऑर्बिट्स काफ़ी ज़्यादा एलिप्टिकल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।